नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंपटीशन वॉरियर्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी ईडीएम एंड फ्रेजेस जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वो चाहे एसएससी हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो वो सारे हम करेंगे। इनको कंसेप्ट के साथ में, ट्रिक के साथ समझेंगे, जिससे आपको इनको याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ना इसको लिखना है, बस केवल आपको ईयरफोन लगा करके या फ़ोन रख करके अपना, या लैपटॉप जिसमें भी आप पढ़ते हैं, देखते चले जाना है। आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, मेरी गारंटी है आपको। आपको केवल वीडियोज़ को 2-3 बार देख लेना है, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। हम लगभग 1500 ईडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। ये वीडियो कई पार्ट में भी हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, और पूरा आपका 3-4-5 पार्ट जो भी लगेगा, 100% तरीके से आपका ईडीएम फ्रेज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको कभी भी इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ईडीएम जो आपके सामने है, वो लिखा हुआ है फाइट साई ऑफ। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो साई का मतलब होता है डरना, ऑफ का मतलब होता है से या के, और फाइट मतलब होता है लड़ाई। तो अगर कोई लड़ाई से डरता है तो जाहिर सी बात है वो लड़ाई को अवॉइड करेगा, वो लड़ना नहीं चाहेगा। ठीक है, अगर वो लड़ना नहीं चाहेगा तो इसका मतलब होता है दूर रहना, या बचे रहना, या लड़ाई करने से अलग रहना, या उसे अवॉइड करना। सेकंड देख लेते हैं, कट अ सॉरी फिगर। देखिए, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल इसका मैं आपको दूंगा। सपोज़ एक लड़का है जो बहुत ही अच्छा फिगर बना के लेके गया था अपने कॉपी में स्कूल में। उसकी एक टीचर ने इस फिगर को काट दिया, कुछ रहा होगा रीज़न, काट दिया। तो अब जब उसके फिगर को टीचर ने काट दिया, तो बहुत ही ख़राब इंप्रेशन टीचर का पड़ेगा इस लड़के के ऊपर। क्यों पड़ेगा? क्योंकि फिगर बहुत ही अच्छा बना लेके गया था, बेचारे का फिगर काट दिया गया। तो कट ए सॉरी फिगर का मतलब ही यही होता है कि ख़राब इंप्रेशन पड़ना किसी का, क्रिएट ए पुअर इंप्रेशन। ठीक है, यानी बुरा प्रभाव छोड़ना, या बुरी तरह से निभाना, या जिसको कहते हैं कुछ विशेष छाप ना छोड़ पाना, या बुरा प्रभाव, पूरा इम्पैक्ट डालना। ठीक है, ख़राब इम्पैक्ट डालना। बैड ब्लड, थर्ड है हमारा बैड ब्लड। देखिए, बैड ब्लड का मतलब ये नहीं होता कि आपका खून गंदा है या ख़राब है। बैड ब्लड का मतलब होता है कि आपके अंदर हॉस्टिलिटी है। ये कौन सा वर्ड है सर? हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी, इसका मतलब होता है शत्रुता। ठीक है, तो बैड ब्लड का मतलब होता है कि आपका खून खराब नहीं है, ये नहीं होता है, आपका बुरा बर्ताव है किसी के साथ में, आपका नफरत है किसी के साथ में, उसे हम कह सकते हैं बैड ब्लड। ठीक है, बैड ब्लड यानी कि फीलिंग ऑफ हेट, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी के लिए हमारी दुर्भावना होना या बुरा बर्ताव होना उसके साथ में। नेक्स्ट है हमारा क्लाइम अप। देखिए, क्लाइम अप हो जाना, इसका मतलब होता है चुप्पी साध लेना, क्लाइम अप कर लेना, यानी अपने दोनों होठों को आपस में ऐसे कहते हैं सिल लेना। ठीक है, तो इसे कहते हैं चुप्पी साध लेना। तो क्लाइम अप का मतलब हो जाएगा चुप्पी रखना, चुप हो जाना, मुंह बंद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा बरी द हैचेट। बरी का मतलब, देखिए, बरी का मतलब होता है किसी को दफनाना। हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। अगर आप अपनी कुल्हाड़ी को दफना देते हैं, इसका मतलब आप पुराने क्वेरल्स को, जो आपके पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो आपके पुराने झगड़े थे, उनको आप समाप्त करके अब मित्रता की ओर बढ़ते हैं। तो हाँ जी, इसका मतलब भी यही हो गया। बरी द हैचेट का मतलब होता है फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, यानी पुराने झगड़ों को भुला देना। अगला हमारा ईडियम है लेंड एंड ईयर। लेंड एंड ईयर का मतलब होता है पे अटेंशन टू। अब ये इसकी बात ये तो हो नहीं गई कि अपना काम उधार देना या लेना, उधार देना या लेने की बात तो हो नहीं रही, कान को उधार देता लेता नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत ही ध्यानपूर्वक किसी बात को सुनना या समझना, इसे हम कहते हैं लेंड एंड एयर ईयर, सॉरी। होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब, अब आपके दिमाग में एक ही इमेज आनी चाहिए कि हॉर्स पर कोई इंसान घुड़सवार बैठा हुआ है, उसको कंट्रोल कर रहा है। तो होल्ड कर रहा है हॉर्स को, इसका मतलब क्या कर रहा है? उसे स्लो डाउन कर रहा है, या हॉर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो जी हाँ, इसका यही अर्थ हो गया, धीमा पड़ जाना। 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब होता है पलक झपकते, या जिसको हम कह सकते हैं छोटी सी झपकी लेना, दोनों मतलब निकल सकता है। तो 40 विंग्स का मतलब होता है झपकी लेना। जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको हल्का सा नींद आई, आगे चल के आपको एक गड्ढा मिलता है, जैसे ही बस वाला गड्ढे में बस को कूदाता है, आप छपाक से जाग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपने शॉर्ट नैप ली, छोटी सी नींद लेना, झपकी लेना, उसे हम कहते हैं 40 विंग्स। आल इन आल होना भैया। आल इन आल होने का क्या मतलब है? कि सब में सब होना। अच्छा, सब में सब होने का मतलब क्या? सुपर पावर, नेचुरल पावर होना, सुपर नेचुरल पावर होना। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे भगवान, हमारे अल्लाह, हमारे ईश्वर, जो भी आप कह लीजिए। हैविंग ऑल अथॉरिटी एंड पावर, जिसके पास सभी शक्तियाँ हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं आल इन आल, यानी सर्वे सर्वा, एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं,
ये देखिए सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 2022 में पूछा गया ईडीएम्स हैं, बहुत ही अच्छा पेपर इनका होता है, एसएससी टीसीएस के द्वारा कराया जाता है। अगला है थ्रो द बैक डोर, पीछे दरवाजे से। अच्छा भैया पीछे दरवाजे से होने का क्या मतलब है? पीछे दरवाजे का होने का मतलब है सर कि पीछे से आना मतलब चुपके से आना, और अगर कोई चुपके से आता है इसका मतलब होता है कि वो गलत काम करने के लिए आया है, यानी कि इन एन इनडायरेक्ट और अनफेयर वे, अप्रत्यक्ष या अनुचित तरीके से कोई काम करना या गलत तरीके से कोई काम करना, उसे हम कह सकते हैं थ्रो द बैक डोर, यानी पीछे दरवाजे से आना। अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा ऑफ टू माइंड्स। भैया दो दिमाग होना, इसका क्या मतलब होता है कि विचार मैच ना खाना या विचारों का मतभेद होना। मतलब क्या है? परस्पर विरोधी राय रखना एक दूसरे के। होल्डिंग कॉन्फ्लिक्ट ओपिनियंस, कॉन्फ्लिक्ट का आप याद कर लीजिए, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी से विवादास्पद बात करना या झगड़ा लड़ाई करना, उस सेंस में कॉन्फ्लिक्ट इस्तेमाल होता है। इसका सिनोनिम कई बार क्लैश लिख के आया है, CLASH क्लैश हो गया, या वार कह लीजिए कॉन्फ्लिक्ट, या डिस्प्यूट कह लीजिए, डिस्प्यूट मतलब भी होता है झगड़ा लड़ाई, ठीक है। तो ये सिनोनिम हो गए इसके, ये भी आप ध्यान रखिए, कभी कभार ऐसे सिनोनिम भी आपको पूछ लिए जाते हैं। अगला है हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अच्छा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसको ध्यान से ज़रा समझिए। ब्लेसिंग है यानी आशीर्वाद है, लेकिन इन डिस्गाइज है मतलब छुपा हुआ आशीर्वाद है, यानी कह सकते हैं कि सुख है लेकिन दुख के रूप में सुख है। हमको लग रहा था कि दुख है, हमको लग रहा था कि अभिशाप है, श्राप है, लेकिन वही हमारे लिए वरदान साबित हो गया। आप देखे होंगे कि वो जो चॉकलेट वाला वो जो प्रचार आता है ना, खाता रहता है चॉकलेट, वहाँ पे एक झाड़ू लगाते रहती हैं दादी अम्मा, तो कहता है उसे उठा दो, दादी अम्मा कहते हैं भैया इसको उठा के दे दो, वो नहीं देता है, मस्त रहता है चॉकलेट खाने में, और दादी वहीं खड़ी रहती हैं, और जहाँ पे उठाने के लिए दादी जा रही थी वहाँ नहीं जाती हैं, और वहीं पे एक खंबा आके वहाँ पे जाती हैं दादी उठाने के लिए, तो गिर जाता है और दादी बच जाती हैं। प्रचार देखा होगा आपने, ऐड देखा होगा। तो वही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है उनके लिए कि उस लड़के ने उनकी हेल्प नहीं करते हुए भी उनकी हेल्प कर दी, यही है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हैंग इन देयर, हैंग इन देयर का मतलब क्या होता है? अब हैंग से आप एक ही चीज़ याद कर लेंगे, फांसी लगाना या सुसाइड करना, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसका मतलब क्या है? डोंट गिव अप, और जब लोग गिव अप कर देते हैं तभी हैंग होते हैं, लटकते हैं, फांसी लटकते हैं, सुसाइड करते हैं। इसका मतलब आपको तुरंत याद हो जाएगा, हैंग इन देयर का मतलब क्या होता है? डोंट गिव अप, यानी गिव अप ना करना, हिम्मत मत हारो कभी भी। और यही सही बात भी है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसले से काम लेना चाहिए। अगला है गो द एक्स्ट्रा मील। अच्छा एक्स्ट्रा मील चलना, इसका क्या मतलब हो सकता है? 2-4-10 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा चल लेना, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा एफर्ट करना। भाई कोई 8 घंटे पढ़ता है, आप 10 पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा एफर्ट ही तो कर रहे हैं, इसका मतलब होता है अतिरिक्त प्रयास करना। इट्स ए पीस ऑफ केक। अच्छा पीस ऑफ केक को मुंह में रखते ही गल जाता है, आराम से बिना उसको दांत से चबाए हुए भी खा सकते हैं, और ये खाना बहुत ही आसान काम है, बच्चों का खेल है, इसे हम कह सकते हैं चाइल्ड्स प्ले, या इट्स ईजियर टास्क, या कह सकते हैं आसान काम। तो पीस ऑफ केक का मतलब आसान काम। अगला देख लेते हैं, अगला हमारा है ब्रेक न्यू ग्राउंड। ग्राउंड को खोद करके नई नई चीज़ें निकाली जाती हैं। आप देखे होंगे कभी यूरेनियम का भंडार पाया गया है, अभी हाल ही में देखिए यूरेनियम का भंडार पाया गया था जम्मू कश्मीर में। तो यही ब्रेक द ग्राउंड, ब्रेक न्यू ग्राउंड, कुछ भी लिखा हो इसका मतलब होता है टू डू समथिंग इनोवेटिव, यानी कोई नई चीज़ें की खोज करना, कुछ नया करना, ठीक है। सिट टाइट। अच्छा सिट टाइट का मतलब क्या? टाइट तरीके से बैठना, टाइट होकर के बैठना, इसका मतलब है सिट टाइट, कुर्सी पर टाइट होकर के बैठा था और पेशेंटली इंतजार कर रहा था। पेशेंटली किसका इंतजार कर रहा था? अपनी जीएफ का, जो भी है आपको जिसका भी आप इंतजार करते हो उसी को ले लीजिए। स्टेव ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑफ का मतलब हमेशा ही होता है बंद कर देना, जहाँ भी OFF ऑफ आपको दिख जाएगा इसका मतलब हमेशा ही होता है बंद कर देना, कोई चीज़ को क्लोज कर देना। स्टेव ऑफ का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे? प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, यानी कुछ जो बुरा घटित होने वाला था उसको रोक देना, टाल देना। तो स्टेव का बहुत बार सिनोनिम भी आपसे पूछा गया है, स्टेव ऑफ, ठीक है। तो स्टेव ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? कुछ जो बुरा घटित होने वाला था उसको रोक देना, प्रिवेंट कर देना, एक प्रकार से रोक देना, ठीक है। अगला है हमारा फील ए बिट अंडर द वेदर। किसी मौसम में बिट फील करना, इसका मतलब क्या है? भाई मौसम में आप बाहर निकले थे, आपके ऊपर बारिश हुई, बारिश होने से आपको सर्दी जुकाम हो गया, जिससे आप नॉट फीलिंग वेल, ज़रा भी अच्छा अनुभव नहीं कर रहे हैं। पहले तो आपको बारिश में नहाने में बड़ा मज़ा आया था, लेकिन अब आप बीमार हो चुके हैं। तो फील ए बिट अंडर द वेदर जैसे ही आपके दिमाग में आएगा आप तुरंत बारिश याद कीजिएगा, बारिश के बाद भीगना याद कीजिएगा, भीगने के बाद आपको तुरंत याद हो जाएगा कि आप बीमार हो गए हैं, तो आप आंसर टिक करके चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको सुनते जाएंगे, आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। स्पीक द डेबल, या ये लिखा हो सकता है, ये लिखा हो सकता है स्पीक ऑफ द डेबल, मतलब डेबल इसको पढ़ सकते हैं डेविल, बहुत लोग डेविल पढ़ते हैं, इसको डेविल भी पढ़ सकते हैं, डेविल, ठीक है, ऐसे सेंस में पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका सही से किया जा सकता है।
इस पर भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ने से भी, प्रोनाउंस करने से भी हमको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब होता है कि जिस राक्षस के, डेविल का मतलब क्या होता है भाई? डेविल का मतलब राक्षस होता है ना, शैतान होता है, राक्षस होता है। स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब हुआ जिस राक्षस या शैतान के बारे में बात कर रहे थे वो हाजिर हो गया, तो नाम लिया शैतान हाजिर, वही वाली कहावत हो गई, स्पीक ऑफ द डेविल। देखिए, अब हिंदी में अगर आपसे पूछा होता कि नाम लिया शैतान हाजिर का मुहावरे का अर्थ बताइए, आप तुरंत बता देते। आपसे इंग्लिश में पूछ लिया तो इंग्लिश में आपको थोड़े बहुत वर्ड याद होंगे अगर, कि स्पीक ऑफ द डेविल यानी राक्षस के बारे में बात कर रहे हैं। राक्षस का मतलब शैतान हुआ, शैतान का मतलब हुआ कि नाम लिया शैतान हाजिर हो गया, इसका मतलब हो गया नाम लिया शैतान हाजिर, इस मुहावरे का अर्थ है। तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, अगर आप इनको 2-4 बार देखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी, रटने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। बाकी मैं ट्रिक बता ही रहा हूँ। सेट फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट कर देना, फोर्थ करना, किसी चीज़ को सेट फोर्थ करना यानी कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना। स्टार्ट का बहुत में हमेशा पूछा जाता है, जिसका नाम है कमेंस, COMMENCE, कमेंस। देखिए, कमेंस का मतलब ही होता है बिगिन करना, किसी चीज़ को बिगिन करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, याद रखिएगा। बिगिन करना, कमेंस करना या स्टार्ट करना, यह मतलब होता है सेट फोर्थ का। अब कमेंस आ गया है तो कमेंड भी याद कर लीजिए, लगे हाथ। कमेंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, किसी की प्रशंसा करना, कमेंड करना। एक होता है कमेंट करना, कमेंट करना आप जानते हैं, कमेंटबाजी करना, ठीक है, अक्सर करते रहते हैं। अगला है हमारा लाफ लाइक ए ड्रेन। भैया, ड्रेन के जैसे हंसना। आपने ड्रेन देखा है? यहाँ पे नाली वाली ड्रेन की बात नहीं हो रही है। आपने कभी नहर या कोई नदियाँ देखी हैं जिनमें उनका पानी किसी माध्यम से होते हुए बहुत ही थोड़े कैनल के रूप में लेकर जाया जाता है, ऐसे पाइप के रूप में? आपने देखा होगा, पानी इसमें से लेकर के अलग जगह फ्लो करवा दिया जाता है। तो यहाँ से पानी बहुत ही, ड्रेन मतलब बहुत ही तेज़ी से पानी बहता है। इसका मतलब हुआ लाफ लाइक ए ड्रेन का मतलब हुआ बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही ज़ोर से हंसना, ठहाके लगा करके हंसना, तो उसे कहते हैं लाफ लाइक ए ड्रेन। अगला हमारा है बेटर लेट देन नेवर। भैया, आपने अक्सर देखा होगा ट्रकों पर, ठीक है, जो गाड़ियाँ हमारी, ट्रक जो हमारे चलते रहते हैं, उनके पीछे ऐसे लिखा होगा बैनर पे, आप देखे होंगे कि दुर्घटना से देर भली। हाँ, तो जी वही इसका उत्तर है कि बेटर लेट देन नेवर का मतलब होता है इट इज़ बेटर टू रीच लेट देन नेवर अराइव, यानी कि हमेशा कभी ना पहुंच पाने से ज़्यादा अच्छा है कि भैया धीरे धीरे चलो और पहुंच जाओ, कभी ना आने से देर पहुंचना बेहतर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए, गिफ्ट ऑफ द गैब लिखा हुआ है इसमें। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या होता है? पहले गैब का मतलब समझिए। गैब का मतलब होता है कि कोई जब बोलने में निपुण होता है, जिसको हम कह सकते हैं वाक्पटुता होती है, जिसके अंदर जो अच्छा बोल लेता है उसे हम कहते हैं उसके पास गैब है, वो गैबुलर है, यानी कि बहुत ही अच्छा बोलने वाला है। और किसी के पास बहुत अच्छे बोलने, ये गैब एक रूट वर्ड है, याद रखिएगा। गैब का मतलब होता है टॉक करना, टॉकटिव होना, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब हो जाएगा टैलेंट ऑफ स्पीकिंग वेल, यानी कि बहुत ही अच्छा बोलने की कला होना, किसी के अंदर हुनर होना, ठीक है, यानी अच्छा बोलने की कला होना। अगला देखिए, लिखा है गिव अवे। गिव अवे, देखो, एक होता है गिव अवे, एक होता है गिव अवे, दोनों जब अलग अलग इस्तेमाल होते हैं तो इनके मीनिंग जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका गिव अवे, एक होता है गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है कोई चीज़ वितरित करना, कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना। और गिव अवे का मतलब होता है स्नैप्ड, यानी कि टूट जाना, टूटना, ठीक है, इसे कहते हैं गिव अवे। गिव वे हो गया, एक होता है गिव अवे, यहाँ पे लिखा है गिव वे, तो गिव वे का मतलब होता है स्नैप्ड हो जाना, यानी टूट जाना, ठीक है, ब्रीच हो जाना। और एक होता है गिव अवे, तो गिव अवे का मतलब होता है कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे मिठाई देना, मिठाई बांटना। 4 बच्चे बैठे हैं, आप चारों बच्चों को बराबर बराबर मिठाई दे रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्लियर द एयर। अच्छा, क्लियर करना हवा को दूर करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप एयर को दूर कर रहे हैं, यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि आप अपने दोनों के बीच में दूरियों को मिटा रहे हैं, आप संदेह को दूर कर रहे हैं, ठीक है, अपने बीच में जो भी दुविधाएं हैं, जो भी आपके मन में शंकाएं हैं, उनको दूर करना, उसे हम कह सकते हैं क्लियर द एयर। अगला है हमारा लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स। अच्छा, पर्स की स्ट्रिंग को लूज करना, इसका मतलब क्या होता है? पर्स से पैसे निकाल के उसे खर्च करना, यानी अलाउ मोर मनी टू बी स्पेंट, यानी पैसे खर्च करना, जिसको हम कह सकते हैं कि खर्चा करना। अगला है हमारा स्टैंड इन वंस ओन लाइट। अच्छा, अपने ही लाइट के तरफ खड़े होना, ठीक है, अपने ही लाइट पर खड़े होना, इसका मतलब क्या होता है? टू एक्ट अगेंस्ट वंस ओन इंटरेस्ट, यानी कि अपने ही विचारों के, अपने ही जो आपका इंटरेस्ट था, जिसमें आपकी रुचि थी, उसके खिलाफ काम करना,
उसे हम कह सकते हैं स्टैंड इन वंस ओन लाइट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए बोन मतलब होता है हड्डी, बोन मतलब क्या होता है, हड्डी। ठीक है, आपने देखा होगा। अब ये हड्डी अगर हम दो कुत्तों के बीच में इधर डाल दें, ठीक है, मान लीजिए दो कुत्ते हैं, ये कुत्ता बहुत ही अजीब सा बन गया है, दो कुत्ते हैं, इनके बीच में अगर हम हड्डी डाल देंगे तो ये दोनों कुत्ते आपस में क्या करेंगे, लड़ने लगेंगे। यानी इस हड्डी को डाल करके मैंने कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया, मैंने दोनों के बीच में मैंने झगड़ा लड़ाई लगवा दी। इसका मतलब होता है बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, जिसको हम डिस्प्यूट कह सकते हैं, जिसको हम लड़ाई कह सकते हैं। डिस्प्यूट की जगह आपको क्वेरल भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, क्वेरल लिखा मिल सकता है। डिस्प्यूट की जगह आपको कॉन्फ्लिक्ट लिखा मिल सकता है। ये सब आपस में सिनोनिम है, तो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा लड़ाई होता है। देखिए चीज़ों को सुनते रहेंगे, आपको याद हो जाएंगी। बेंट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, रैग का मतलब होता है भिखारी, रिचेस का मतलब होता है धनवान, यानी गरीबी से अमीरी की ओर जाना। इसका मतलब क्या होता है, वेरी पुअर था और वेरी रिच हो गया, यानी रंक से राजा बनना। ठीक है। पुल समॉन्स लेग, किसी की टांग खींचना। कहते नहीं भैया उसकी टांग मत खींचो, बेचारे को रहने दो, अच्छे से पढ़ने लिखने दो। टांग खींचने का मतलब होता है किसी के साथ मजाक करना, मजाक करना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा पुल योर सेल्फ टुगेदर। अच्छा, अपने आप को टुगेदर करना, अपने आप को एकदम इकट्ठा रखना, यानी कि अपने आप को काम रखना, यानी अपने आप को शांत रखना। काम का एक सिनोनिम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत बार पूछा गया है, सूथ, SOOTH। सूथ का मतलब होता है काम होना, यानी कि शांत होना। ठीक है। अगला है हमारा लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अच्छा, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब होता है टू इग्नोर ए प्रॉब्लम, मतलब कोई भी समस्या है, कुछ भी है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सो रहे हैं, कुत्ते की तरह एकदम पड़े हुए हैं। ठीक है, किसी समस्या को अनदेखा कर देना, इसे कहते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अगला है नॉट प्लेइंग विद द फुल डेक। अच्छा, फुल डेक के साथ ना खेलना, इसका मतलब होता है बेईमानी से खेलना, यानी टू नॉट बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, ईमानदार ना होना, बेईमान होना। अगला हमारा फील द पिंच। अच्छा, पिंच फील करना, इसका मतलब होता है परेशानी का सामना करना, एक्सपीरियंस हार्डशिप, परेशानी का सामना करना। पिंच फील करना, पिंच मतलब होता है अगर कोई आदमी पिंच में है, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्टी में है, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, इसे हम कहते हैं फील द पिंच। फील द पिंच का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस हार्डशिप, यानी कि परेशानी का सामना करना। नेक्स्ट है हमारा गेट इट ऑफ चेस्ट। अच्छा, अपने चेस्ट यानी दिल से कोई बात को निकाल के किसी को बताना, तो गेट इट ऑफ चेस्ट। ऑफ मतलब मैंने क्या बताया था, ऑफ मतलब या तो होता है रिवील करना किसी चीज़ को, रिवील करना मतलब होता है दिखाना, शो करना जिसको कह सकते हैं, या ऑफ का मतलब होता है बंद होना। तो गेट इट ऑफ द चेस्ट का मतलब हो जाएगा टू टेल समवन समथिंग दैट वाज वरिंग यू, मतलब किसी को अपनी परेशानी बताना, उसे हम कहते हैं गेट इट ऑफ द चेस्ट। कहते नहीं ना, दिल की अपनी बात बताना किसी को। हिट द रूफ, छत को मारना या दीवार को मारना, इसका मतलब क्या होता है, गुस्सा हो जाना। भैया आप अगर सोचिए, आप मुक्का बना के दीवार पर मार रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। लेंड समॉन ए हैंड, किसी को अपना हाथ दे देना। अच्छा, किसी को अपना हाथ दे देने का मतलब ये नहीं कि ठाकुर मुझे अपना हाथ दे दे, गब्बर वाला सीन नहीं है यहाँ पे। किसी को अपना हाथ देने का सेंस यहाँ पे ये बनता है कि किसी की हेल्प करना। भाई मान लीजिए 2 सूटकेस आपके पापा उठा रहे हैं, एक हाथ आप उनको दे दिए, मतलब क्या, उनका एक सूटकेस आप उठा लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, उनको अपना हाथ काट के दे रहे हैं, नहीं ना, आप उनका हेल्प कर रहे हैं। तो हेल्प करना, इसे कह सकते हैं लेंड समॉन अ हैंड, यानी टू हेल्प समवन। हेल्प, देखिए हेल्प लिखा है, लेकिन कभी कभी आपको देखा है मैंने ऑप्शन में असिस्ट भी दिया रहता है। असिस्ट का मतलब भी होता है किसी को हेल्प करना, जैसे असिस्टेंट होता है ना, असिस्टेंट क्या करता है, मालिक की हेल्प करता है। ठीक है, तो उसी तरह से हो जाएगा। ग्रीस समॉन्स पाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रीस समॉन पाम्स को याद करने की ट्रिक ये है कि अगर आपके पाम में ग्रीस लगी होगी, तो जो भी पैसा आपको कोई देगा वो आपके हाथ में चिपक जाएगा। कहने का मतलब यह है आप पैसा ले रहे हैं, यानी रिश्वत ले रहे हैं, यानी बेईमान हैं आप। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। तो जो ईमानदार नहीं है, बेईमान है, उसे हम कह सकते हैं ग्रीस समॉन्स पाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं ये सारे के सारे, एग्जाम ओरिएंटेड ईडियम्स आपको मैं करवा रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन जरूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है वंस कप ऑफ टी, किसी का कप ऑफ टी होना, वंस कप ऑफ टी होना, यानी कि किसी के चाय होना, मतलब बहुत ही पसंदीदा चीज़ होना। भाई जो चाय अक्सर लोग पसंद करते हैं, तो चाय आपको भी पसंद होगी, तो किसी के चाय होना, पसंद होना, इसका मतलब है कि वंस चोजन और प्रिफर्ड थिंग, कि किसी की चुनी हुई चीज़ होना। फिर है च्यू द सीनरी। अच्छा, सीनरी को चबा जाना, इसका मतलब क्या हो गया कि टू एक्ट ओवरली इमोशनल, या बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना। मान लीजिए कोई सीनरी आपने देखी जिसमें कोई चित्र बना हुआ था पुराने ज़माने में, जब हिटलर था, या बहुत ही अंग्रेज थे जो अत्याचार कर रहे थे क्रूरता के साथ में हमारे देशवासियों के साथ में, आपने सीनरी को देखा और आपने क्या कहा, देखा उसमें, या आप ऐसा कह सकते हैं सीनरी में एक
चबा रहा था शेर एक बच्चे को हिरन के, तो आपको देख के दर्द या दया आ गई और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अत्यधिक भावना प्रकट करना, उसे हम कह सकते हैं च्यू द सीनरी। लायंस शेर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा मान लीजिए इतना हिस्सा है, जंगल में बंटवारा होना है इतने हिस्से का, तो क्या करेगा लायन, आधा अपना रख लेगा, आधा कहेगा जंगल वाले पूरा आपस में बांट लो। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि लायन जंगल का राजा होता है। जंगल का राजा जब बंटवारा होगा तो शेर अपने पास सबसे ज़्यादा रखेगा। तो लार्जेस्ट पोर्शन या बड़ा भाग सबसे जो होता है वही होता है लायन शेयर, यानी कि जो लायन के द्वारा बचा कुचा ही मिलेगा, बाकी लायन ले जाएगा। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है इन गुड एंड बैड टाइम्स, यानी अच्छे और बुरे समय में। अच्छे और बुरे समय का मतलब होता है इन एनी सर्कमस्टेंसेस, अच्छे समय में भी सेम रहना, बुरे समय में भी सेम रहना, उसे हम कह सकते हैं थ्रो थिक एंड थिन। ठीक है। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड होना, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार करने के तरीके होना, यानी स्पेशल स्किल होना, जिसको हम कह सकते हैं स्पेशल नॉलेज होना, या विशेष कौशल होना, जिसको हम नॉलेज कह सकते हैं, स्किल कह सकते हैं, कौशल कह सकते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला है इन ए नटसेल। अच्छा नटसेल होना इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही। अच्छा नटसेल इसको ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक से। नटसेल मतलब सपोज दैट एक बादाम है आपके पास, उसका सेल या मूंगफली का सेल बहुत ही छोटा होता है ना। हाँ तो बहुत ही सही पकड़े हैं। वेरी ब्रीफली या बहुत ही ज़्यादा छोटा होना, बहुत ही ज़्यादा एब्रिविएट होना, उसे हम कह सकते हैं इन ए नटसेल, जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त रूप किसी का होना। अगला है आउट फॉर द काउंट। आउट फॉर द काउंट होना इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। मान लीजिए आप सोने के लिए गए हैं, अब आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, अपनी आंखें क्लोज करेंगे, गिनती गिनना स्टार्ट कर देंगे, आपको पक्के से नींद आ जाएगी। इसे हम कह सकते हैं आउट फॉर द काउंट, यानी कि नेप्ड होना या इनसेंसिबल स्लीप होना, यानी बहुत ज़्यादा यदि आप थके हुए हैं या गहरी नींद में हैं तो उससे सेंस निकलता है आउट फॉर द काउंट। आउट फॉर द काउंट मतलब नींद से रिलेटेड। याद रखेंगे कि जब हम सोने जाते हैं नींद ना आ रही हो तो आंखों को क्लोज करके अगर गिनती गिनते हैं तो हमको नींद आने लगती है। ड्रा द लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम है। ड्रा द लाइन का मतलब क्या होता है भैया, इस पार से इस पार ना जाना, मतलब लक्ष्मण रेखा खींच देना, जिसको हम कह सकते हैं सेट ए लिमिट ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज़ पर लिमिट सेट कर देना, किसी चीज़ को सीमा निर्धारित कर देना। ठीक है। चेंज ऑफ हार्ट हो जाना, पहले दिल मिले थे अब दिल बिछड़ गए, यानी डिफरेंट ओपिनियन हो गए, विचार हमारे बदल गए। समन और समथिंग किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में हमारे विचार या राय हमारी अलग हो जाना, उसे हम कह सकते हैं कि चेंज ऑफ हार्ट हो गया। पहले हार्ट सेम था, अब हार्ट हमारा जो है चेंज हो गया है। एंड आईवास होना। अच्छा आईवास होने का मतलब क्या है, किसी चीज़ का प्रिटेंस होना। प्रिटेंस का मतलब होता है सोवी, यानी दिखावटी होना किसी चीज़ का, यानी एक दिखावा होना, केवल आंखों का छल है ये, कहते नहीं है आईवास है भैया, आंखों का छल है ये, भ्रम है ये, दिखावा है, जैसा है वैसा नहीं है। अगला है हमारा टू लीड वन बाय द नोज। अच्छा किसी को अपनी नाक से चलाना, इसका मतलब क्या हो गया, किसी को अपने इशारों पर नचाना, यानी टू कंट्रोल समवन कम्प्लीटली। जैसे आप मान लीजिए अपनी मम्मी के साथ में किसी मेहमान के यहाँ गए हैं, अब आपने जैसे हाथ बढ़ाए मिठाई खाने के लिए, मम्मी ने आपकी नाक ऐसे मोड़ी और आपको देखा, आप तुरंत समझ गए कि मेरी मम्मी क्या कर चाहती हैं कि मैं ना उठाऊं इस मिठाई को, यानी आपकी मम्मी क्या कर रही हैं, आपको कंट्रोल समवन कम्प्लीटली, आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है। तो लीड बाय द नोज का मतलब क्या होता है, किसी को नाक के इशारे से चलाना, यानी किसी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना। प्ले विद फायर, आग से खेलना, भैया वही कर सकता है जो रिस्की काम करे, टू डू समथिंग रिस्की। ठीक है, यानी कुछ जोखिम भरा कार्य करना। अगला हमारा है फुट द बिल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया में इसको मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक आप हैं, एक आपकी वाइफ है, दोनों लोग एक होटल में गए हैं, वहाँ पे आप बैठे खाना खा रहे हैं। अब मामला ये हुआ कि जैसे आप खाना खा रहे थे आपके मोबाइल पे एक लड़की का फ़ोन आ गया, गलती से उस फ़ोन को उठा लिया आपकी वाइफ ने। जैसे ही आवाज़ सुनी फटाक से पैर मारा मेज़ पे, पूरा मेज़ का सामान इधर उधर हो गया, बिल जो था वो नीचे गिर गया, तो और वो घर चली गई। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि आप प्यार से बिल को पे करेंगे और चुपके से घर जाएंगे। तो जी हाँ, फुट द बिल का मतलब होता है जब बीवी ने फुट कर दिया बिल को तो कौन पे करेगा उसको, आप पे करेंगे, यानी पेमेंट करना हो सकता है इसका मीनिंग, हो सकता है नहीं है, होता है। टू फुट द बिल का मतलब होता है टू मेक पेमेंट। शूटिंग फिश इन ए बैरल, भैया अगर बैरल में फिश को मारना हो, सपोज दैट प्यारी सी मछली हम बना लेते हैं आपके लिए, ये सपोज दैट हमारी प्यारी सी मछली है, वैल मछली, अगर ये बेचारी बैरल में है, बैरल का मतलब है ये बेचारी फंसी हुई है, तो इसको किल करना बहुत आसान है ना, किसी को पिंजरे में रख करके मार देना बहुत ही आसान होता है। ठीक है। तो शूटिंग फिश इन ए बैरल बहुत ही ज़्यादा इजी टास्क होना, यानी अंधेरे में भी तीर चलाएंगे तो लग जाएगा। अगला है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है, ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे कोई चीज़ लिख देना, यानी कि इन रिटन। तो जी हाँ, ब्लैक एंड वाइट का मतलब ही होता है इन राइटिंग, यानी कि इन रिटन। अगला है लॉन्ग इन द टूथ।
अच्छा, किसी के लंबे दांत होना, इसका मतलब यहाँ से ये सेंस निकल रहा है लंबे दांत होने से कि किसी के बहुत पुराने दांत हैं। अच्छा, उसके दांत पुराने होंगे तो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड होगा वो, तो ओल्ड होगा तो यानी बहुत ही ज़्यादा ओल्ड होना, ओल्ड फैशन्ड होना, बहुत ही पुराना होना, प्रचलन के बाहर होना, यानी आउटडेटेड होना जिसको हम कह सकते हैं। तो लॉन्ग टूथ का मतलब ये निकलता है। थ्रोट थिक एंड कर चुके हैं। थिक एंड थिन का मतलब होता है मोटाई में या पतलाई में, या जिसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, थिन का मतलब पतला होता है ना, थिक का मतलब मोटा होता है। अगर आपके पास मोटा पैसा है तो आप अमीर हैं, अगर आपके पास पतला पैसा है इसका मतलब पतली गड्डी है, इसका मतलब आप गरीब हैं। यानी गरीबी और अमीरी में तो इससे निकल आएगा अर्थ कि थ्रोट थिक एंड थिन का मतलब होता है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, जिसका मतलब होता है हर हाल में। ठीक है, यानी इन एनी सिचुएशन। लायन शेयर पहले ही बताया था, लायन कौन सा पार्ट रखेगा अपने पास जब बटेगी शेयर्स, तो सबसे बड़ा वाला पार्ट रखेगा। इसका मतलब होता है द बिगेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ ए होल। सबसे पहले लायन रख लेगा, बाकी बचेगा वो बांटो सब लोग, क्योंकि जंगल का राजा कौन है? शेर। टू वॉक द टाइट रोप। अच्छा, टाइट रोप पे चलना, मान लीजिए ये हमारा स्टैंड है, यहाँ पे एक रस्सी लगी हुई है, इस रस्सी पे कोई इंसान चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या कर रहा है ये बहुत ही ज़्यादा कॉशियसली अपनी स्किल को दिखा रहा है। ऐसे देखा होगा आपने रस्सियों पर चलते हुए लोगों को, यानी कि बी वेरी कॉशियस परफॉर्मिंग रिस्की टास्क, यानी रिस्की टास्क करते हुए बहुत ही ज़्यादा सावधान होना। तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना, इसका मतलब होता है टू वॉक द टाइट रोप। अगला है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, यानी विदाउट डिले, यानी कह सकते हैं बिना देर के लिए, बिना देर किए हुए। अच्छा, मान लीजिए कि आपके थोड़े बाल नहीं हैं, तो जिनके बाल नहीं होगा वो गुस्साएंगे नहीं। मान लीजिए आपके बाल नहीं तो आप कैप लगाते हैं। ठीक है, आप कैप लगाते हैं, ये आप हो गए। ठीक है, आप अपने सर पे कैप लग के जा रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड इधर से आ रही थी, जैसे ही देखा आपने इस लड़की को, तुरंत आपने इधर मुड़े, आप जैसे ही आपका हैट गिर गया, जैसे हैट गिरा इस लड़की के पलक झपकते ही आपने हैट उठा के फिर से सर पे रख लिया ताकि इसको आपका गंजापन ना दिखे। हाँ, तो यही इसका मतलब होता है कि तुरंत कोई काम कर लेना, यानी विदाउट डिले, बिना कोई देरी किए हुए काम कर लेना, जैसे आपने टोपी को अपने उठा लिया था। वाटर अंडर द ब्रिज, देखिए यहाँ पे अगर मैं ब्रिज बना दूँ एक, ठीक है, ये सपोज दैट आपका ब्रिज है और यहाँ पे आपका पानी भरा हुआ है, तो बताइए आप ऊपर चलते हैं कि पानी में तैरते हैं? आप ऊपर चलते हैं ना, तो अगर पानी पे आप नहीं तैरते हैं तो ये इररिलेवेंट चीज़ हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि ब्रिज के नीचे पानी होने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसका मतलब एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट एनीवेयर, यानी कि अतीत का कुछ भी जो अब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अनइम्पॉर्टेंट इसको कह सकते हैं एक लाइन में, कि वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट थिंग। फीदर इन वंस कैप, अच्छा, किसी के कैप में वो फीदर लग जाना, फीदर का मतलब होता है पंख लग जाना। आपने देखा होगा आर्मी चीफ जो होते हैं उनके पंख यहाँ पे लगा होता है ना, फीदर यहाँ पे, तो उनको जब कोई अचीवमेंट मिलती है तो उनको एक फीदर लगा दिया जाता है। तो एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, यानी गर्व करने योग्य कोई उपलब्धि होना। ठीक है, उसे कह सकते हैं फीदर होना। अगला देख लेते हैं, अगला है एट ए स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम है, इसको मार्क करके लिख लीजिएगा, एट ए स्टोन्स थ्रो। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको मैं इतना बड़ा पत्थर दे दूँ, आप कह दूँ कि आप फेंको इसको, तो आप फेंकेंगे तो यहीं आपके पास ही गिर जाएगा। तो जी हाँ, इसका मतलब ही यही होता है। एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे होना, बहुत ही लंबा दूर तो जाता नहीं, शॉर्ट ही डिस्टेंस पे गिर जाता है। इसका मतलब हो गया थोड़ी दूर पे जाके गिर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, याद कर लीजिएगा। एट ए स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब होता है ए शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि बहुत ही नियर में, बहुत ही पास में। अगला है सेट द व्हील्स इन मोशन, व्हील्स को मोशन में सेट करना, इसका मतलब क्या होता है? टू टू इनिशिएट ए चैन ऑफ इवेंट। भैया ये व्हील है, ठीक है, इस बाइक में लगी हुई है, आप इस पे बैठे इसको चलाया, तो बाइक को चलाया आपने, यानी किसी चीज़ को इनिशिएट किया। ठीक है, यानी किसी चीज़ को शुरू करना। स्पिल द बीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है गिव अवे ए सीक्रेट, कोई एक रहस्य बता देना। इसका इडियम ऐसे इसको याद करेंगे कि देखिए, स्पिल द बीन्स का मतलब याद कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि बीन्स जो थे, बीन्स, ठीक है, वो आपके हीरे मोती थे, ऐसे रिलेट कर लीजिए, बीन्स आपके हीरे मोती थे। ठीक है, बीन का मतलब वैसे तो सेम होता है, सेम की सब्जी आपने खाई है ना, उसके जो बीज होते हैं उनको बीन कहते हैं। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर लीजिए, बीन्स मतलब मोती या हीरे मोती। अगर आप बैग में हीरे मोती लेकर चुपके से जा रहे थे, अब पुलिस ने आपको पीछे से दौड़ाया, आप इस बैग को लेके जा रहे थे, बैग फटा और मोती हीरे गिर गए, इसका मतलब सेक्रेट आपका रिवील हो गया। ठीक है, तो सेक्रेट का रिवील होना, गुप्त रहस्य का पता चल जाना, उसे स्पिल द बीन्स कहते हैं, जिसे हम गिव अवे सेक्रेट या कोई एक रहस्य बता देना कहते हैं। ऑन थिन आइस, अच्छा, पतले बर्फ़ पर, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप बहुत पतले बर्फ़ पर खड़े हैं, आपने देखा होगा कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ होती है, कोई मूवी भी आपने देखी होगी, वहाँ पे ऐसे खड़े रहो, अचानक से टूट जाता है बर्फ़, आप पानी के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप थिन थिन बर्फ़ के ऊपर हैं, तो इसका मतलब बहुत ही रिस्की सिचुएशन में है, वो कभी भी टूट सकता है और आप कभी भी पानी के अंदर हो सकते हैं, इसका मतलब जोखिम भरा स्थिति होना। अगला है रैनिंग कैट एंड डॉग्स। अच्छा, रैनिंग कैट एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बारिश होना। ठीक है, तो रैनिंग कैट एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बारिश होना, बहुत तेज़ बारिश होना। इग्नोरेंस इज ब्लिस,
इग्नोरेंस इज ब्लिस, इसका मतलब क्या होता है? टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग्स दैट मे कास्ट स्ट्रेस, यानी कि उन चीज़ों को लिए अनभिज्ञ रहना जो तनाव पैदा करती हैं। इग्नोरेंस इज ब्लिस, कहना ब्लिस का मतलब होता है खुशी। अच्छा, ब्लिस का मतलब खुशी होता है, एक और का मतलब खुशी होता है। इसका जो सिनोनिम पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, मिर्थ। इस मिर्थ का मतलब भी होता है खुशी या उल्लास, जिसको हम कह सकते हैं, यानी हैप्पी, ठीक है, चीयर। तो ब्लिस का मतलब होता है खुशी, और इग्नोर करके किसी को खुश रहना, इसका मतलब क्या है? अगर आपकी गर्लफ्रेंड सपोज दैट आपको छोड़कर चली गई है, तो उसको इग्नोर करना ही आपकी खुशी होगी। अगर आप उसके पीछे फिर से पड़े रहेंगे तो आपको तकलीफ ही होगी। तो यानी कि उन चीज़ों से अनभिज्ञ रहना जो तनाव का कारण बनती हैं। अब अपनी गर्लफ्रेंड जो आपको छोड़कर चली गई उसके बारे में बिल्कुल ना सोचिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। स्टीलिंग द थंडर, स्टील द थंडर का मतलब होता है किसी के सामने कुछ करने के लिए प्रशंसा प्राप्त करना। स्टील द थंडर, कहते नहीं भैया, स्टील द थंडर मतलब गेट प्रेज फॉर डूइंग समथिंग बिफोर समवन, मतलब किसी के सामने कुछ अच्छा करके और तुम क्या करते हैं, उसको तुम प्रेज पा रहे हो, प्रशंसा पा रहे हो, उसे कह सकते हैं स्टीलिंग द थंडर। अगला हमारा है टू स्मेल ए रैट। अच्छा, चूहे की तरह सूंघना, ऐसे चूहा देखो मुंह करके नीचे से सूंघता हुआ चलता है। इसका मतलब क्या है? टू सस्पेक्ट समथिंग, जांच पड़ताल करना या किसी बात पर शक करना, उसे कह सकते हैं टू स्मेल ए रैट। ऐसे सूंघना किसी को, ठीक है, तो जांच पड़ताल करना, सस्पेक्ट करना, ऐसे आप इसको कह सकते हैं। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्राइंग फॉर द मून। अच्छा, चंद्रमा के लिए, चंदा मामा के लिए रोना, इसका मतलब क्या हुआ? टू मेक एन इम्प्रैक्टिकल और अनरीजनेबल रिक्वेस्ट। भैया जो बच्चा चंदा मामा के लिए रो रहा है, ये बताइए कि आप चंदा मामा ला देंगे? पॉसिबल है ये? नहीं पॉसिबल है ना। इसका मतलब क्या है? चंदा मामा को आप नहीं ला देंगे। अगर नहीं ला देंगे आप, तो इसका मतलब है वो इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है, इसको आप नहीं ला सकते, ठीक है। अगला है एक अव्यवहारिक या अनुचित अनुरोध के लिए, ठीक है। अगला है बिलो द बेल्ट। अच्छा, किसी को बिलो द बेल्ट का मतलब समझ में ऐसे आ जाएगा, मान लीजिए अगर आप कुश्ती कर रहे हैं, तो कुश्ती में एक रूल होता है कि किसी को आप कमर से नीचे नहीं मार सकते, ठीक है। जैसे गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन को मारा था कमर से नीचे, ठीक है। तो कमर के नीचे मारने का मतलब हो गया कि आप रूल को अनफेयर कर रहे हैं, यानी गलत तरीके से आप खेल रहे हैं। तो क्रूल होना या अनफेयर होना, जिसको हम कह सकते हैं अनुचित तरीके से खेलना। तो बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है? अनुचित तरीका या फॉल्स, जिसको हम कह सकते हैं मोटिव। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, भैया अपनी शरीर और आत्मा को एक कर देना। इसका मतलब होता है स्टे अलाइव ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, मतलब मुश्किल समय में भी जिंदा रहना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब होता है पूरे मन तन धन से एकदम जुट जाना। वंस इन ए ब्लू मून, यानी कि भैया कभी कभार, कहते नहीं भैया आप तो आसमान के तारे हो गए, यानी वेरी रेयरली, यानी कह सकते हैं बहुत ही मुश्किल से आप दिख रहे हैं, ठीक है। आजकल कहते नहीं आप आसमान के तारे हो गए, आपको दिखते ही नहीं है। हिट द नेल ऑन द हेड। अच्छा, हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या होता है? टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग। हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए बिल्कुल सही होना, उसे कह सकते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। फिर है फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, यानी कि मरे हुए घोड़े को पीटना। इसका मतलब क्या है? टाइम वेस्ट कर रहे हो भैया, अब मर चुका है घोड़ा तो दौड़ेगा थोड़ी ना, तो चाहे जितना पीट लो। इसका मतलब टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स, बेकार की चीज़ों पर अपना समय गंवाना, उसे कह सकते हैं फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। ए ड्रॉप इन द बकेट, भैया एक बहुत ही बड़ी सी आपके पास, मान लीजिए बहुत ही बड़ी सी आपके पास बाल्टी है, ठीक है। इसमें आपने एक बूंद पानी डाला है, तो बताइए इसकी इस बाल्टी के लिए बूंद पानी कितना हुआ? अरे बहुत ही कम हुआ, बहुत ही थोड़ा हुआ, यानी कि ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, यानी बहुत ही थोड़ा पार्ट होना किसी चीज़ का, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं ड्रॉप इन द बकेट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा गट फीलिंग होना। अच्छा, किसी के लिए गट फीलिंग होना, इसका क्या मतलब होता है? किसी के लिए गट फीलिंग होने का मतलब होता है इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन, यानी किसी के लिए अपने भावना होना, यानी कि अंतर्ज्ञान होना, एक प्रकार से भावना कह सकते हैं। किसी के लिए फीलिंग होना, ठीक है। गट फीलिंग मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फीलिंग होना, उसे कह सकते हैं गट फीलिंग। गो द एक्स्ट्रा मील, मैंने पहले बताया था। एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या हुआ? जितना चलना था उससे थोड़ा ज़्यादा चले। इसका मतलब गोइंग अबव बियॉन्ड वाट एवर इज़ रिक्वायर्ड द टास्क एट हैंड, यानी आवश्यकता से ज़्यादा कोई काम को करना, उसे कह सकते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल। ए पीस ऑफ केक, पहले बताया था केक का टुकड़ा मुंह में आसानी से चला गया, हाँ बिना चबाए। वेरी इजी टास्क, बच्चों का खेल, जिसको हम चाइल्ड्स प्ले भी कह सकते हैं। अगर आपको कहीं ये लिखा दिख जाता है चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले, तो ये ईडियम भी सेम मीनिंग रखता है जो ये वाला मीडियम ईडियम रखता है, कि अ पीस ऑफ केक।
ड्रॉप इन द बकेट पहले ही बताया, एक बड़ी सी बाल्टी में एक बूंद पानी, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट होना, यानी बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट समझना किसी चीज़ को, ठीक है, तुच्छ समझना जिसको हम कह सकते हैं। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, यानी कि भैया अगर लेपर्ड है उसके ऊपर जो स्पॉट होते हैं ना, आपने देखा होगा, ये सपोज दैट लेपर्ड है, ठीक है, अरे ऐसे मान लेते हैं, तो यहाँ पे स्पॉट होते हैं ना लेपर्ड तेंदुए के पीठ पे, ठीक है, तो चाह कर भी अपने इस स्पॉट को नहीं चेंज कर सकता। इसका मतलब ये है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज हु यू आर, यानी कि जैसे आप हैं उसको बदल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, और बदलना चाहिए भी नहीं, ज़माने के अनुसार नहीं चलते हैं, अपने अनुसार चलना चाहिए। हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल का मतलब होता है कम्प्लीटली, यानी पूरे आत्म मन से, आत्मा, आत्मा से और शरीर से, दिल से और आत्मा से, कहते नहीं दिल और आत्मा से तुमसे प्यार करता हूँ, तो वही है कम्प्लीटली पूरी तरह से तुमसे प्यार करता हूँ पूर्ण समर्पण के साथ। स्मेल ए रैट पहले ही बताया था, चूहे की तरह सूंघना मतलब सस्पेक्ट करना किसी डिसेप्शन को, यानी डिसेप्शन का मतलब होता है धोखेबाजी, कोई धोखा दे रहा है इसको सूंघ लेना, पहले ही जान लेना, इसका मतलब धोखे की भनक लगना। गोन बनानास, भैया केले चले गए, इसका मतलब क्या है, क्या होता है गोन बनानास का, गोन बनानास का मतलब बिकम इरेशनल, जिसको हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से पगला जाना, ठीक है, उसे कह सकते हैं गोन बनानास। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लीजिएगा। फिर है गिव समवन ए टेस्ट ऑफ दियर ओन मेडिसिन, मतलब किसी को उसी की दवा का स्वाद चखाना, इसका मतलब क्या हुआ कि मिसट्रीट समवन इन द सेम वे दैट दे हैव ट्रीटेड टू यू, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपके साथ किसी ने व्यवहार किया है वैसे आप अगर किसी के साथ व्यवहार करते हैं, इसका मतलब हो गया कि गिव समवन ए टेस्ट ऑफ दियर ओन मेडिसिन, मतलब जैसे आपको स्वाद मिला था उनके बिहेवियर का, वैसे आपने उनको स्वाद दिया अपने बिहेवियर से। मतलब कोई आपके साथ बुरा करे तो आप भी उसके साथ बुरा कर दें, टिट फॉर टैट, यही है गिव समवन अ टेस्ट ऑफ दियर ओन मेडिसिन। ऑन क्लाउड नाइन, सातवें आसमान पर होना भैया, यानी बहुत ज़्यादा खुशी होना, इसमें तो कोई रटाने वाली बात है नहीं, इसको आपको याद ही होना चाहिए। फिर है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब क्या है, गलत पेड़ पर भौंकना, इसका मतलब क्या है कि परस्यू ए कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मोस्ट लाइकली बी फ्यूटाइल। फ्यूटाइल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ प्रयास करना, यूजलेस एफर्ट करना, ये कभी ये आपको दिखा मिल सकता है, ठीक है, दिख सकता है आपको कि बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब लिखा हो सकता है कि फ्यूटाइल थिंग्स टू डू, या लिख सकते हैं यूजलेस थिंग्स, ठीक है, इसका मतलब होता है कार्यवाही का एक ऐसा तरीका जो सबसे अधिक बेकार है, ठीक है, बेकार होगा यहाँ पे। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि गलत पेड़ पर भौंकना, इसका मतलब होता है यूजलेस प्रयास करना, बेकार में व्यर्थ प्रयास करना, कोई मतलब नहीं बनता उसका। एड फ्यूल टू फायर, आग लगी हुई थी भैया, आग लगी हुई थी उसमें और ईंधन डाल देना, पेट्रोल डाल देना, मतलब आग को और भड़काना, इसका मतलब जो पहले से कंडीशन ख़राब चल रही थी उसको और ज़्यादा बिगाड़ देना, मतलब वर्सन एन ऑलरेडी बैड सिचुएशन, बहुत पहले से वही ख़राब सिचुएशन चल रही थी, ऊपर से आग में घी डालने का काम कर दिया, मतलब पहले से ख़राब स्थिति को और ख़राब कर देना, जिसे हम कह सकते हैं एड फ्यूल टू द फायर। अगला है ऑल आइज एंड ईयर्स, यानी पूरे कान और आँख, इसका मतलब क्या है, पूरे कान और आँख से मेरी बात को सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। और एक और देखा था इसका, लैंड एन, ये एन होगा, फिर उसके बाद में ईयर, ई ए आर, ठीक है, इसका मतलब होता है टू बी वेरी अटेंटिव, या चौकस रहना, जिसको हम चौकन्ना रहना, अटेंटिव रहना। अगला है बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट, इसका मतलब होता है विद सर्टेनिटी या फॉर श्योर। अच्छा, बियॉन्ड मतलब होता है कि दूर होना, या द शैडो ऑफ डाउट यानी डाउट के संदेह से दूर होना, इसका मतलब निश्चित होना, श्योर होना कि भाई संदेह नहीं है, एकदम निश्चित होना, पक्का होना। होल्ड द फोर्ट, फोर्ट मतलब होता है किला, होल्ड मत पकड़ना, किले को पकड़ लेना, इसका मतलब क्या होता है अस्थायी रूप में, अस्थायी रूप से किसी स्थिति की जिम्मेदारी लेना, यानी होल्ड द फोर्ट भैया, मान लीजिए कि इसका मतलब हो गया, पहली बात ये समझिए, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए सिचुएशन टेम्पररली, जैसे मान लीजिए कि राजा जो महल की जिम्मेदारी ले रखे थे वो चले गए, तो अब जिम्मेदारी युवराज के हाथों में आ जाएगी, तो उन्होंने होल्ड कर लिया फोर्ट को, इसका मतलब क्या है अस्थायी तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है फोर्ट की, अब जैसे राजा आ जाएंगे युवराज फिर से अपने काम में लग जाएंगे और राजा के हाथ में फिर से सत्ता आ जाएगी, तो उसे कह सकते हैं होल्ड द फोर्ट। एन आर्म एंड ए लेग, आर्म एंड ए लेग इसका मतलब क्या होता है भैया, अगर आपको किसी को आर्म और लेग अपनी देने पड़े तो बहुत ही बड़ी बात हो गई ना, कि बहुत ही बड़ी चीज़ें आपको चुकानी पड़ रही हैं, तो आर्म एंड ए लेग का मतलब क्या हो गया, आर्म एंड ए लेग का मतलब हो गया कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई चीज़ होना, बहुत ही ज़्यादा महंगा होना। अच्छा, एक आप ईडियम देखते होंगे, ए वाइट एलिफेंट, बहुत ही ज़्यादा कॉमन ईडियम है वाइट एलिफेंट,
इसका मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा महंगा होना लेकिन व्यर्थ का होना, मतलब कोई भी आपको उससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है फिर भी आपके पैसे खर्चे हो जा रहे हैं, उसे हम कह सकते हैं व्हाइट एलिफेंट, यानी कि बहुत ही सफ़ेद हाथी। ठीक है। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स पहले बता चुका है, मरे हुए घोड़े को कितना भी पीटो नहीं भागेंगे, मतलब अब आपका टाइम वेस्ट ही होगा, कितना भी उसको पीटोगे वह यूजलेस टाइम आपका जा रहा है, घोड़ा उठकर चलने वाला नहीं है क्योंकि वो मर चुका है। ड्रॉप इन द बकेट पहले ही बता चुका हूँ कि एक बाल्टी है आपके पास में खूब बड़ी सी, उसमें एक बूंद पानी का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग इन ए बिग और होल, या ऊँट के मुंह में जीरा भी इसको हम कह सकते हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये बहुत ही अच्छा ईडियम है। जैसे एक बार की बात है, एक इंसान था तो वो एक गुफा में गया था, वहाँ पे पता चला था उसको कि हीरा है, तो गुफा में जाकर के हीरा ढूंढ रहा था। वहाँ पे बहुत सारे पत्थर रखे थे, एक एक पत्थर को उलट उलट के ढूंढ रहा था, एक एक पत्थर को उलट उलट के ढूंढ रहा था। वहीं से ईडियम जनरेट हुआ कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब हुआ कि एक भी पत्थर को बिना उल्टे नहीं छोड़ा भैया, मतलब मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, उस हीरो को ढूंढने के लिए उसने हर एक संभव प्रयास किया। तो ये होता है इसका मीनिंग। पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इल्यूजनरी प्लान, यानी भ्रामक योजना, यानी मन में ही कोई भ्रम वाली योजना बना लेना, तो पाइप ड्रीम होना। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एक आदमी सो रहा था तो क्या ड्रीम कर रहा था कि इस धरती से लेकर के उस आसमान तक एक पाइप है, ठीक है, और इस पाइप में वो तैरता हुआ आसमान तक जा रहा है। तो ये कैसा कैसा ये सपना कैसा हो गया इसका? इल्यूजनरी प्लान हो गया। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रामक स्थिति होना। आल ग्रीक टू मी, आप ये बताइए कि ग्रीक लैंग्वेज आपको समझ में आती है? मुझे तो नहीं आती, आपको भी नहीं आ रही होगी। इसका मतलब इनकम्प्रीहेंसिबल है, इसका मतलब बाहर है, और यही इसका अर्थ हो गया। अगला है एन आर्म एंड ए लेग, फिर से रिपीट हो गया। एन आर्म एंड ए लेग का मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, इसका मतलब होता है बहुत ही बड़ी रकम, ठीक है, बहुत बड़ा एक्सपेंसिव कोई चीज़ होना। देखिए इडियम जो रिपीट होते जा रहे हैं आपको रिवीजन भी होता चला जाएगा कि जितना आपने पीछे पढ़ा है कि आपको याद है या नहीं याद है। अगला है गेट कोल्ड फीट, कोल्ड फीट होना, इसका मतलब क्या होता है? कुछ करने में घबराहट महसूस होना। कोल्ड फीट मतलब क्या? पैर जम जाना, पैर जम जाना मतलब आगे ना बढ़ पाना, इसका मतलब घबराहट है उसके अंदर तभी तो नहीं आगे बढ़ पा रहा है। ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है टू स्टार्ट ए मूवमेंट। देखिए ब्लेज का मतलब आग होता है और ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है कोई चीज़ इनिशिएट करना, टू स्टार्ट ए मूवमेंट। पहले ही मैंने बताया था इनिशिएट करने के दो मीनिंग, एक तो होता है स्टार्ट होता है, एक और इसका सिनोनिम बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत बार पूछा गया है, क्या कहा था मैंने? कमेंस, COMMENCE। कमेंस का मतलब भी होता है बिगिन करना या शुरू करना, तो इसको भी याद रखिए आप। बुल इन ए चाइना शॉप, अच्छा ये मानिए कि यहाँ पे एक चाइना शॉप है, चाइना की शॉप है, यहाँ पे एक सांड आ जाए, ठीक है, सांड जिसको हम कह सकते हैं या बैल जिसको कह सकते हैं आ जाए। अच्छा चाइना शॉप में सांड, मतलब चाइना में सांड, अजीब नहीं लग रहा है? हाँ तो इसका मतलब ही अजीब होता है। ए बुल इन ए चाइना शॉप का मतलब होता है क्लमसी पर्सन, क्लमसी का मतलब होता है ऑकवर्ड पर्सन, जिसको हम कह सकते हैं भद्दा व्यक्ति, ठीक है, जिसको कोई पसंद ना करे। ऑकवर्ड पर्सन, क्लमसी पर्सन इन डेलिकेट सिचुएशन, यानी कि नाजुक स्थिति में अनाड़ी व्यक्ति का होना। बरी द हैचेट पहले बताया था, बरी मतलब होता है दफना देना, हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी को दफना देने का मतलब होता है टू सेटल डिस्प्यूट्स, इसका मतलब झगड़े को ख़त्म कर देना। अगला है किल टू बर्ड्स विद वन शॉट, दो पक्षियों को एक निशाने से मारना, इसका मतलब होता है दो निशाना एक तीर से करना, इसका मतलब एक ही क्रिया करके दो चीज़ें प्राप्त करना, वही जो कहते हैं एक तीर से दो निशाने। बाइट समोन्स हेड ऑफ, किसी का दिमाग खा लेना, इसका मतलब रेस्पॉन्ड टू समोन विद एंगर दैट इज ऑफन सडन अनप्रोवोक्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी का दिमाग खाना, किसी को गुस्से से जवाब देना जो अक्सर अचानक या बिना उकसाव के उकसावे के होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका कोई दिमाग खा रहा था, बाइट समोन्स हेड ऑफ, आपने उसको क्या किया? डांट फटकार लगाई, आप गुस्सा हो गए, ठीक है, तो ये इसका अर्थ भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कीप वंस हेड, इसका मतलब अपना सिर रखना। अपना सिर रखने का मतलब क्या होता है? अपने मूड में रहना भैया, मूड में रहने का मतलब अपने होश में हवास में रहना, इसका मतलब शांत रहना, यानी शांत चुपचाप बैठे रहना। अगला है टू ड्रा ए ब्लैंक, अच्छा खाली स्थान ड्रा करना ऐसे, यानी यहाँ पे फिलअप अभी भरना बाकी है, तो खाली स्थान ड्रा करना इसका मतलब क्या है? टू गेट नो रिजल्ट्स, यानी कोई भी परिणाम ना आना, किसी भी प्रकार परिणाम ना आना, इसका मतलब टू ड्रा ए ब्लैंक। ए बेट ब्लैंकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा इसको मैं। अच्छा मान लीजिए आप सर्दियों के मौसम में एक कंबल ओढ़ के बढ़िया नीचे आराम से यहाँ पे बिस्तर पे सो रहे थे, अब आपका एक दोस्त आया, उसने क्या किया? आपके ऊपर एक लोटा पानी डाल दिया। अगर आपके ऊपर पानी डाल देगा तो एकदम आप पूरा मज़ा आपका किरकिरा हो जाएगा, एकदम पूरी नींद आपकी ख़राब हो जाएगी। जी हाँ, तो इसका मतलब ये होता है बेड ब्लैंकेट का मतलब कि बहुत ही बुरी स्थिति या बहुत ही जिसको कह सकते हैं
कोई आपके मज़े को किरकिरा कर दे, आपके मज़ा ख़राब कर दे, उसे कह सकते हैं वेट ब्लैंकेट। लूजिंग ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड को लूज़ करना इसका मतलब होता है बिकमिंग लेस एक्सेप्टेबल, इसका मतलब कम स्वीकार्य करना, ठीक है, लूजिंग ग्राउंड। आउट ऑफ द ब्लू होना, आउट ऑफ द ब्लू मतलब आसमान से बाहर होना। तो आउट ऑफ द ब्लू ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए आपका एक आसमान है, ठीक है, वहाँ से आउट ऑफ द ब्लू, या इसको कह सकते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये दोनों इडियम सेम है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है, या आउट फ्रॉम द ब्लू। अगर कोई चीज़ ब्लू से आउट होती है इधर, ठीक है, तो अचानक लगेगा जैसे यहाँ से बिजली आई, अचानक से धरती पे गिरी, तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। जल्दी किसी को अनुमान होता नहीं है कि बिजली गिर जाएगी, और बिजली गिर जाती है, ठीक है, तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। आउट ऑफ द ब्लू कहे या बोल्ट ऑफ द ब्लू कहे, दोनों का मतलब होता है कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा ए फ्लाई ऑन द वॉल। अच्छा, वॉल पर मक्खी होना, इसका मतलब क्या हुआ? एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, जैसे आप दोनों लोग चुपके से बात कर रहे थे, अब चुपचाप एक मक्खी दीवार पर बैठ के आप दोनों की बातें सुन रही थी। इसका मतलब एक अप्रत्याशित पर्यवेक्षक जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी कि वो आपके सामने होगा, लेकिन चुपके से वो आपकी बात सुन रहा था, जिसको हम घुसपैठ भी कह सकते हैं। इन द सेम बोट, सेम बोट में होना, मान लीजिए नदी है, यहाँ पे एक बोट है, ठीक है, यहाँ आप हैं, यहाँ आपका दोस्त है। अभी बोट नदी में डूबने वाली है, तो आप भी डूबेंगे, आपका दोस्त भी डूबेगा। यानी कि इन द सेम बोट होने का क्या मतलब हो जाएगा इस सेंस में, कि टू बी इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, जैसे आपका दोस्त डूबने वाला है, आप भी डूबने वाले हैं, यानी जैसे उसकी स्थिति खराब है वैसे आपकी भी खराब है। इन हाई स्पिरिट होना, हाई स्पिरिट का मतलब चीयरफुल होना, यानी हाई स्पिरिट होना, एकदम जोशीला होना, इंसान को हंसमुख होना जिसको कह सकते हैं। गियर अप फॉर, गियर अप फॉर करना का मतलब गेट रेडी फॉर। अच्छा, गियर अप कर दिया है, गियर अप कर दिया मतलब जाने के लिए तैयार हो गया है, रेडी हो गया है, किसी चीज़ के लिए खुद को तैयार करना। कॉल अपॉन, कॉल अपॉन का मतलब क्या होता है? टू ऑर्डर, यानी कि किसी से कुछ करने को बोलना। तो अपन कॉल करके बोलते हैं ना अपने दोस्तों से, भाई चलना, चलते हैं, चल खेलने चलते हैं, तो वही टू ऑर्डर। लूज़ योर टच, अपना टच खो देना, इसका मतलब नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली, यानी पहले की तरह सफल ना हो पाना, उसे कह सकते हैं लूज़ योर टच। जैसे हाई स्कूल में आपने 80% मार्क गेन किए, अब आप इतने कॉन्फिडेंस हो गए कि आपने इंटर में पढ़ाई ही नहीं करी, तो इसका मतलब आप इंटर में अब अपना लूज़ कर देंगे टच, यानी आपके मार्क्स कम आएंगे, तो उसे कहते हैं नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली, जैसे आप हाई स्कूल में मार्क पाए थे वैसे इंटर में नहीं पा पाएंगे, ठीक है। अगला है एट वंस एल्बो। अच्छा, किसी की एल्बो पे होना, यानी नेक्स्ट टू समवन, जस्ट बगल में होना, किसी के बहुत ज़्यादा करीब होना। अगर आपको कोई कोहनी के बगल में है तो आपके करीब नहीं हो गया। ब्लो अप करना, देखिए ब्लो अप का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय बाई एन एक्सप्लोजन, यानी बम से उड़ा देना, उसे हम कह सकते हैं ब्लो अप करना, बुम ऐसे करके। तो ब्लो अप करना मतलब होता है विस्फोट से उड़ा देना। स्नेक इन द ग्रास, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। हिडन एनिमी, या जिसको हम धोखेबाज मित्र या व्यक्ति भी कह सकते हैं। टिट फॉर टैट, काउंटर अटैक या जवाब हमला, जवाबी हमला। टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा। हेयर्स ब्रीथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेयर्स ब्रीथ हो या ऐसे लिखो ए नैरो स्केप, ए नैरो स्केप, कुछ भी लिखा हो। हेयर्स ब्रीथ या ए नैरो स्केप, इसका मतलब होता है नैरो मार्जिन, यानी कि बाल बाल बच जाना कहीं से, ठीक है, यानी बहुत ही कम अंतर से बच जाना, बाल बाल बचना, जिसे हम कह सकते हैं हेयर ब्रीथ। समझ में आ गया। ग्रीस समोन्स पाम, अगर किसी के पाम में ग्रीस लगी है तो पैसा उसके हाथ में चिपक जाएगा, मतलब वो रिश्वतखोर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहे होंगे ना। चलिए ऐसे पढ़ते रहिए, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे भी तो आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। स्टॉर्म इन द टी कप, भैया स्टॉर्म इन द टी कप, अब चाय के कप में स्टॉर्म यानी तूफान आ जाना, चाय के कप में तूफान आ जाना, क्या यार बात का बतंगड़ बना रहे हो? जी हाँ, इसका अर्थ ही यही है। स्टॉर्म इन द टी कप का अर्थ ही यही है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बात का बतंगड़ बना देना, बहुत गुस्सा छोटी छोटी बातों पर लेकर होना या बहुत ज़्यादा चिंतित होना, उसे कह सकते हैं स्टॉर्म इन ए टी कप। टेल अपॉन करना किसी को, इसका मतलब टू अफेक्ट एडवर्सली, इसका मतलब प्रतिकूल प्रभाव डालना किसी पर। टेल अपॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेल अपॉन मतलब क्या होता है? किसी पर विपरीत प्रभाव डालना या किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालना। ए पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? पहले ही बता चुका हूँ, बहुत बार रिपीट होंगे। पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ही ईजी टास्क, या जिसको हम कह सकते हैं चाइल्ड्स प्ले, यानी कि बच्चों का खेल। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट होना, यानी कि कठोर होना, यानी मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं एंड हार्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं हर मामले में। कैच टू टू, कैच टू टू सिचुएशन का मतलब होता है ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन
टू ए प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब एक कठिन परिस्थिति जिसमें किसी समस्या का समाधान असंभव है, उसे हम कह सकते हैं कैच टू प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए कि आपका एमएससी का पेपर उसी दिन है, आपका सीजीएल का एग्ज़ाम या बीएससी का पेपर उसी दिन है, आपका सीजीएल का एग्ज़ाम उसी दिन है। आप क्या करेंगे, बीएससी का पेपर देंगे या एक सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे, और आपका सपना जीवन भर का सीजीएल बनने का है। अब आपके पास कैच टू सिचुएशन है, इसका मतलब आपके पास कोई सॉल्यूशन बचा नहीं है, आपको एक एग्ज़ाम छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा उस दिन, कोई उसका अल्टरनेटिव है ही नहीं, एक एग्ज़ाम तो छोड़ना पड़ेगा। बिल लॉरेंस, देखिए लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट के क्षेत्र में। 2022 के लिए किसको दिया गया है? 2022 के लिए लियोनेल मेसी को दिया गया है। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। क्या हैं? फुटबॉलर प्लेयर हैं। तो लॉरेंस का मतलब होता है गेन ऑनर, यानी कि कोई प्राइज़ पाना, कोई सम्मान पाना। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, स्किन ऑफ हिज टीथ का मतलब होता है बेयरली मैनेज टू एस्केप, यानी मुश्किल से बच पाना, बहुत ही मुश्किल से बच पाना। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ मतलब एकदम नैरो एस्केप जिसको कह सकते हैं, बहुत ही मार्जिन से बच पाना। लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब होता है टू फेल या असफल हो जाना, ठीक है, असफल हो जाना। जैसे मान लीजिए कोई बदमाशी करने के लिए या लूटपाट करने के लिए आया था, अब पुलिस ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, अब वो क्या करेगा, डाउन होकर लेट जाएगा, यानी कि वो फेल हो गया ना बदमाश अपना चोरी करने में, माल लूटने में, तो असफल हो जाना उसे कह सकते हैं लेट डाउन। सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब होता है ए पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। भाई कहते नहीं है तुम्हारे भैया हाथ बहुत अच्छे हैं, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स है, मतलब उस पर विश्वास किया जा सकता है, धोखेबाज इंसान नहीं है वो। डंकी इज ईयर्स, अच्छा डंकी के गधे के कान कभी देखे हैं? कितने बड़े होते हैं सर? बहुत बड़े, इतने बड़े बड़े कान होते हैं। इतने बड़े कान, हाँ, तो इसका मतलब भी हो गया बहुत ही लंबा समय। डंकी का कान जितना बड़ा उतना ही लंबा समय। गो टू द वॉल, वॉल पे जाना, इसका मतलब फेल हो जाना, असफल हो जाना। गो टू द वॉल, ठीक है। अब इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो बचपन में वॉल कूद करके स्कूल से भाग जाता था, वो हमेशा असफल ही रहा, वो कुछ नहीं कर पाया। नॉकडाउन होना, इसका मतलब क्या होता है? टू डिमोलिश होना, ध्वस्त कर देना या बर्बाद कर देना, ठीक है, इसे कहते हैं नॉकडाउन होना। ईट लाइक ए हॉर्स, घोड़े के जैसा खाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा खाना, ठीक है, यानी कि ढेर सारा खाना खाना। बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है कि टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, मतलब बात का बतंगड़ बनाना, इधर उधर फिजूल की बातें करना और मेन मुद्दे को हटा करके बात करना, मतलब टू डिस्कस अबाउट एन अनइम्पॉर्टेंट इश्यू रेदर देन ए इम्पॉर्टेंट इश्यू। मतलब बीट अराउंड ए बुश का मतलब होता है कि भाई मान लीजिए यहाँ पे झाड़ी यहाँ पे, अब झाड़ियों के बगल में आप पीट रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? यूजलेस प्रयास कर रहे हैं, कोई व्यर्थ का काम कर रहे हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी को। तो बीट अराउंड द होता है महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात ना करके इधर उधर बातें करना। रेड लेटर डे, भैया रेड लेटर डे का मतलब होता है मेमोरेबल डे, यानी यादगार दिन। रेड्स को याद करेंगे रोज से, रोज और लेटर, जिस दिन मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया था, आहा क्या मेमोरेबल डे था वो, क्या मेमोरेबल, क्या यादगार दिन था जिस दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे रेड रोज और एक लेटर यानी पत्र दिया था। रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज़ नॉट सेड आउटराइट, इसका मतलब होता है बहुत ही ध्यान या बारीकी से चीज़ों को समझना और पढ़ना। एक की किंडा तीत, अगर किसी को दांत में किक मार देंगे, इसका मतलब क्या हो गया? ग्रेट डिसअपॉइंटेड की बात होगी, ये बहुत ही निराशा की बात हो जाएगी, वो बेचारा दुखी हो जाएगा ना अगर उसके किक मार दोगे दांत में। तो अब अगले पार्ट में बाकी हम ईडियम फ्रेजेस डिस्कस करेंगे, अलग अलग पार्ट में होगा, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, विद ट्रिक्स हमने इसको डिस्कस किया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको देखें एक दो बार, इसको समझने की कोशिश करें, आपको सारे इडियम्स याद हो जाएंगे। कमेंट में करके आप बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए, जिस पर भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगी मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।